नमस्कार। आज हम देखेंगे फादर सन रिलेशन को, थोड़ा सा उस पर बातचीत करेंगे, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझेंगे। और ये हमारे पास तो निदान हमें ढूंढना ही है कि हम कैसे अपने इन रिलेशनशिप्स के अंदर मौजूद तनाव को दूर करें। जब भी दूर करेंगे तभी मन के अंदर मौजूद जो नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी, नहीं तो आप उसे कम कर नहीं पाएंगे। तो फादर सन के बारे में कहते हुए ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज तक पूरी सभ्यता और संस्कृति में इस रिश्ते को ठीक से समझा नहीं गया है, इसके साथ न्याय नहीं हुआ है। जिस तरह से माँ बेटे के रिश्ते पर बहुत कुछ कहा गया, समझा गया, और कहानी, कथा, साहित्य बहुत कुछ है, फादर सन पर उतना नहीं है। हमारे देश में जो पुरानी परंपरा है वो तो ओबीडियंस की है, पिता को लेकर, और पिता का मान सम्मान करना, पिता के आज्ञा का पालन करना। पुराना जो कल्चर है वो आज्ञाकारी पुत्र, ओबीडियंट सन। पर मॉडर्न लाइफ ने और खासकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने डिसोबीडियंस और रिबेलियस नेचर को जन्म दिया, और वो अभी तक चला आ रहा है। पश्चिम में तो ये 100, 150, 200 साल पहले से चला आ रहा है, पर अब ये भारतीय संस्कृति में भी दिख रहा है कि पिता से न बनना एक फैशन सा बन गया है। आइए एक नजर दौड़ाते हैं बेटे की जर्नी में कि बेटा बचपन से पैदा होने के बाद कैसे अपने पिता को देखता है या उसकी दृष्टि कैसी होती है। हालांकि हर रिश्ता अपने अंदर एक यूनिकनेस रखता है, मगर बाय एंड लार्ज हम यूं देखें कि ये जर्नी कैसे चलती है। बच्चा, यहां पे हम बच्चे को बेटा ही बोल रहे हैं, बेटा अपने पिता से शुरू में हमेशा अभिभूत रहता है, उससे इंप्रेस्ड रहता है, उससे डरता भी है। भय की वृत्ति तो बच्चे में वैसे ही होती है। मां से धीरे धीरे उसका प्रेम होना शुरू हो जाता है और मां से उसको सिक्योरिटी भी मिलती है। फादर से भी सिक्योरिटी मिलती है जब वो अपने माँ बाप को दोनों को साथ साथ देखता है, और फादर जब उसे प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं तब उसे अच्छा लगता है, वो सिक्योर महसूस करता है। वैसे भी छोटे बच्चे की नज़रों से, उसकी आंख और उसके हाथ पैर की नज़र से फादर जो बड़े फिगर हैं, उसके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ा चेहरा है, घर में एक दबदबा है, रौब है, कई बार वो डांट डपट भी करता है, तो बच्चे के लिए तो पिता भगवान जैसा ही होता है। एकदम छोटे बच्चे के लिए उसके फर्स्ट जो इंप्रेशन ऑफ गॉड है वो माँ बाप से ही आता है। ये बात तो सभी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, और अपने पिता की छोटी छोटी कमियों पर उसकी निगाह पड़ती है, तो उसकी वो छवि धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। फिर वो कई बार अपने पिता को दूसरे बच्चे के पिताओं से कंपेयर करता है, तो वहां कई बार उसे अपने पिता छोटे दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं, या कई बार अपने पिता ज्यादा बेहतर भी दिखते हैं। उससे एक अलग दृष्टि पैदा होती है, और टीनेज लाइफ तक आते आते उसे अपने पिता का ऑर्डिनरीनेस, उसका साधारणपन दिखाई देना शुरू होता है। इस बीच वो अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते भी देखता है। इस बीच वो उनके बीच जो मनमुटाव है, तनाव है, उस पर भी उसकी निगाह पड़ती है, जिससे उसे अब फादर उतने बड़े नहीं दिखते। बेशक वो फादर के जैसा बड़ा हो गया है, वो कहावत है ना, पिता की जूती अब बेटे के पैर में आ गई, ये सब हो चुका है, और अब वो अपने पिता को उस तरह से महान, बड़ा या भगवान जैसा नहीं देख पाता है। पिता अगर बहुत सक्सेसफुल है तो एक अलग तरह का दबाव आता है, पिता अगर सक्सेसफुल नहीं है तो एक अलग तरह का दबाव आता है, एक अलग तरह का विद्रोह आता है, या एक अलग तरह की दृष्टि बनती है जिसमें वो पिता का उतना सम्मान नहीं कर पाता। अगर पिता बहुत सक्सेसफुल है तब भी उसे ये दिक्कत होती है कि ये अपने सक्सेस का बोझ मेरे सर पर क्यों लाद रहे हैं, जैसे ये बड़े बन गए, मुझे भी क्यों बड़ा बनाना चाहते हैं, या मेरी मदद क्यों नहीं कर पाते ये मुझे इनके जैसा बनने में। और अगर पिता बहुत सक्सेसफुल नहीं है तब इन्हें आक्रोश, बेटे का आक्रोश बना रहता है कि पिता ने और पैसे क्यों नहीं कमाए,
दूसरे पिताओं के जैसे ये उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? जब छोटा बच्चा होता है तो उसे अपनी स्कूल की समस्याओं का निदान समाधान अपने माँ बाप से मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होता है तो पिता भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। बहुत से सब्जेक्ट्स में पिता भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तो यहां से वो फेज शुरू होता है कि बेटा ये महसूस करने लगता है कि मेरे पिता ऑल नोइंग एंटिटी नहीं है, मेरे पिता बहुत महान नहीं है जितना मैं उन्हें समझता हूं। फिर जब वक्त आता है करियर के चुनाव का, मैरिज का, फिर बेटा अपनी दोस्तों के इन्फ्लुएंस से या कुछ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कुछ नए विचारों से प्रभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तब एक धीरे धीरे एक दूरी बननी शुरू होती है। मनमुटाव का जो एरिया है वो बढ़ना शुरू होता है। यहां पे जनरेशन गैप भी अपना एक पूरा मजबूत रोल प्ले करता है। अपने जनरेशन में पिता भी मॉडर्न रहे, लेकिन ये जो 25-30 साल का गैप आ जाता है बेटे और पिता में, तो उसमें बहुत सारे एरियाज में परिवर्तन आ जाता है। लिटरेचर के जगत में, म्यूजिक में, फिलॉसफी में, थिंकिंग में और अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ में, सब में चेंज आ जाता है और पिता उतना तालमेल बिठा नहीं पाता जिस तरह से एक टीनेजर या एक ग्रोइंग यंग पर्सन के साथ तालमेल होना चाहिए, वैसा वो बना नहीं पाता है। तो इस वजह से दूरियां बढ़ती जाती हैं और विवाह के बाद ये दूरी और बढ़ जाती है। और अगर बेटे के माँ बाप के रिश्ते में प्रॉब्लम है, तनाव है, तब ये दूरी और बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कोई भी बेटा अपने पिता को तब तक नहीं ठीक से समझ पाता जब तक वो खुद पिता न बने। जब वो खुद फादरहुड से गुजरता है और वो सारी समस्याएं झेलता है जो उसके पिता ने झेली होंगी, जिनकी वो कल्पना करने लगता है जब वो अपने बच्चे का लालन पोषण कर रहा है और उसके परवरिश में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और वहां जो दिक्कतें वो महसूस कर रहा है, तब उसे ये ख्याल आता है कि मेरे पिता ने भी इस तरह से तकलीफें झेली होंगी घर गृहस्थी करने में, बच्चों के लालन पालन में, खासकर बेटे के जीवन को बनाने में। तब वो अपने पिता के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक हो पाता है। ये भी रेयर है अगर वो व्यक्ति थोड़ा रैशनल है। मैं अपने अनुभव से बताऊं, मैंने 80-80 वर्ष के लोगों को देखा है, उस उम्र में भी, 80 वर्ष की उम्र में भी अपने पिता से नाराज होते हुए, नाराज रहे हुए। तो ये डीप रूटेड प्रॉब्लम बन जाती है। आप अपने पिता को कभी क्षमा नहीं कर पाए। आपकी गृहस्थी में भी आपके पिता ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसका हो सकता है आपकी नजरों में आपका नुकसान हुआ हो, लेकिन पिता की नजरों में शायद वो सही फैसले थे। तो उस वजह से भी बेटा अपने पिता को माफ नहीं कर पाता है। तो पहलू ढेर सारे हैं और कुल मिला के जो सारांश है वो ये है कि पिता से हम नाराज, खफा बने रहते हैं, पर इसी पर काम करने की आवश्यकता है। एक खास उम्र में जब एक बेटे को ये समझ में आए कि उसके और पिता में बनती नहीं है और वो पिता की वजह से क्रोधित है, उसके अंदर का क्रोध ज्यादा है, या उसके अंदर की घृणा ज्यादा है, या उसके अंदर की ईर्ष्या भी ज्यादा हो सकती है अगर वो कम सक्सेसफुल है और पिता बहुत सक्सेसफुल है। इस वजह से ईर्ष्या भी बनी रह सकती है और उसके जीवन में जो गलत फैसले उसकी नजर में हुए हैं उस वजह से घृणा भी बनी रह सकती है। लेकिन यहां पे बेटे की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसे अपने पिता को समझते हुए अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को ठीक ठाक बनाने का प्रयास करना चाहिए, करना पड़ेगा। तभी अपने अंदर मौजूद वो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं इनको वो मैनेज कर पाएगा, नहीं तो ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। चूंकि आपके पिता के साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी तो उस वजह से आप सरोगेट फादर्स की तलाश में भी हमेशा रहेंगे, गुरु की तलाश हमेशा रहेगी। पिता एक प्रकार की गुरु है, छोटी उम्र में उन्होंने गुरु का रोल प्ले किया, लेकिन जब लड़का 20, 25, 30 का हो रहा है तब भी उसे गुरु चाहिए। वहां उसे अपने पिता गुरु के रूप में नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए वो दूसरे गुरुओं को खोजता है। गुरु यानी फादर फिगर। फादर फिगर की तलाश
हर बेटे में लंबे समय तक रहती है, जब तक वो खुद गुरु न बने। यदि वो गुरु बन गया खुद, तब उसे ये समझ में आता है कि मेरे पिता ने जो भूमिका प्ले की थी जब मैं छोटा था, वो कितनी महत्वपूर्ण थी। छोटे बच्चे को सिखाना, छोटे बच्चे को पालना और छोटे बच्चे को समझाना बहुत सारी चीजें जीवन की आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो ऐसे समझते हुए बेटे को अपने पिता को क्षमा करते हुए अपनी उन नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो ये घाव उसके अंत समय तक बना ही रहेगा। इस घाव का फिर इलाज नहीं होगा। ये दोनों ही रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हैं माँ और पिता के, कि आदमी उसी दायरे में, उसका जो इमोशनल वर्ल्ड है वो माँ और पिता के दायरे में ही बना रहता है। 17-18 साल तक उसका ये वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड, माँ बाप को लेकर एक खास जगह बना लेता है। एक तरह से वो फिक्स्ड हो जाता है और वो रिपीट होता है फिर उसके अपने बीवी बच्चों के साथ। और जैसा उसने पाया, जैसा वो बना, इसी को तो जेनेटिक ट्रांसफर कहते हैं, ऑफ थिंकिंग, ऑफ बिहेवियर। तो जब तक वो अपने पिता के साथ मौजूद तनाव पर खुद मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो मैकेनिकल तरीके से इसे चलने ही देगा तो वो कभी उस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएगा। तो हल निकालने के लिए उसे कंटिन्यूअसली फादर को क्षमा करते रहना पड़ेगा। ये काम बेटे की तरफ से ज्यादा जरूरी है, फादर की तरफ से कम जरूरी है, क्योंकि फादर अपनी तरफ से सही ही होंगे। बहुत कम फादर्स होंगे जो क्रूअल होंगे, बहुत कम फादर्स होंगे। ज्यादातर फादर्स अपनी तरफ से बेटों का भला ही चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं चलता कि भला क्या है और भलाई किस में है। ये वही जनरेशन गैप और वक्त के साथ जो एक फासला आ जाता है, उस वजह से हो जाता है। लेकिन यहां बेटे की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पिता को समझते हुए, मैनेज करते हुए चले। उसे अभिनय का भी सहारा लेना पड़ेगा, उसे डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा, और पिता के प्रति जो उसका फर्ज है वो उसे निभाते रहना पड़ेगा। वो जो अनकंडीशनल लव है फादर के लिए, वो उसे बनाए रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से कुछ डिमांड नहीं रखनी है, वो जो मिल रहा है वहां से वो लेते रहना है, और अपनी तरफ से जो सर्विस एरिया में, सेवा के एरिया में जो करना है वो काफी है। अगर आप अपने पिता के साथ बैठ के सिर्फ उनको सुन भी रहे हैं, उनकी सिर्फ, चाहे वो उनकी भड़ास हो, चाहे वो उनका मैडनेस हो, चाहे वो किसी भी किस्म का उनका वो मेंटल वर्ल्ड में जो जो बातें कह रहे हैं, वो एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद अपने आप ही आ जाती है। तो वो उम्मीद करता है कि मेरा अपना बच्चा मुझे सुने। वो सुनना भी प्रेम का ही एक ढंग है। लेकिन बाद से वक्त बेटा अपने पिता की उल जलूल बातें, या अपने पिता की भड़ास, या अपने पिता का जो भी वो बोलते हैं उसको सुन नहीं पाते हैं, वो उन्हें मीनिंगलेस लगता है। लेकिन अगर आप उसे वो साइकेट्रिस्ट की तरह सुने तो वो फादर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और बेटे की तरफ से वो अपने पिता के लिए कुछ कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, ये बात आ जाती है। तो कहना यही है कि फादर सन रिलेशन के अंदर मौजूद जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पहले समझें, आइडेंटिफाई करें, और अपनी जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी ज्यादा है। फादर की तरफ से भी ये जिम्मेदारी हो कि वो अपने बेटे की नादानी को क्षमा करते जाए, और ये भी समझे कि ये अगली जनरेशन, नई जनरेशन जो है ये डिफरेंट तरीके से सोचती है। तो जैसे वो छोटी उम्र में अपने बच्चे को देख रहे थे, बड़ी उम्र में जो बच्चा बड़ा हो गया है उसको वैसे न देखे। जनरली पिता एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले लेता है बच्चे को, बच्चा जो कि बड़ा हो गया है, इसीलिए उसकी तरफ से वो प्रॉब्लम आती है। उसे लगता है कल तक तो ये पिद्दी भर का था, कल तक तो इतना मामूली था, चलना नहीं जानता था, कपड़ा नहीं पहनना जानता था, आज सवाल कर रहा है, आज जवाब दे रहा है, आज अपना ज्ञान बगाड़ रहा है और माँ को इम्प्रेस कर रहा है। हाँ, माँ से एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, माँ की वजह से भी फादर सन रिश्ते में या तनाव ज्यादा हो जाता है या तनाव कम होता है। ये हस्बैंड वाइफ जो फादर मदर का रिश्ता बना है एज हस्बैंड वाइफ, उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर वो बहुत बैलेंस्ड और हार्मनी से भरा हुआ रिश्ता है तब बेटे तक वो तनाव कम आएगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में ही बहुत प्रॉब्लम्स है तो उसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव ही हो जाता है। ऐसा
माना गया है, वाइज लोगों का कहना है कि बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त एक इम्पैक्ट और एक इफेक्ट तो ग्रह नक्षत्रों का है ही। प्लैनेट्स किस तरह से किस कॉन्फ़िगरेशन में है उन प्लैनेट्स का असर तो होता ही है, साथ में सबसे बड़ा असर उस बच्चे के मेंटल वर्ल्ड पर, इमोशनल वर्ल्ड पर, अपने माँ बाप की इमोशनल कंडीशन का होता है। ये बात भी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। उसके अलावा वैसे माँ बाप के अलावा जो नजदीक के रिश्तेदार हैं उनकी, जो लोग उस वक्त थे उस एनवायरनमेंट में, और वो टोटल एनवायरनमेंट, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो जलवायु है, वहां की जो आबो हवा है और वहां के जो लोग बाग हैं, वहां का जो कल्चर है, उन सब का असर बच्चे के मन पर पड़ता है और वो देर तक उसको कैरी करता है। एक तरह से सब कुछ, काफी कुछ बोले तो प्री डिसाइडेड, प्री डिटर्मिन्ड है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने माँ बाप को लेकर एक अनकंडीशनल लव और सेवा की बात कही है। बिकॉज मदर फादर के साथ का तनाव बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है दोनों के ऊपर। फादर और मदर का कर्स और फादर और मदर की ब्लेसिंग्स वाकई वर्क करती है दोनों सन और डॉटर के ऊपर। इस बात को भारतीय समाज ने बहुत पहले समझ लिया था, जान लिया था। इसीलिए अगर फादर और मदर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी उसको फॉलो करना बेटे के फर्ज के दायरे में आ जाता था। बिकॉज वैसे भी देखें, कोई भी बेटे के रूप में अगर अपने फादर के रिश्ते को देखे, जब जब उसने अपने पिता को दुख दिया वो खुद भी दुखी रहा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने पेरेंट्स को या फादर मदर को परेशान करें और खुद परेशान ना हो। खासकर अपने फादर को आपने हर्ट किया तो आप तक वो वापस चला आएगा। फादर के साथ एक अलग बात ये होती है कि फादर्स जनरली बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते जैसे मदर्स होती है। मदर्स अपना प्यार, अपना गुस्सा अक्सर जताती रहती हैं, लेकिन फादर चुप कर जाते हैं और उनका एक रूखा व्यवहार ही सामने आता है। बहुत कम फादर्स हैं जो अपनी मोहब्बत को लेके, अपने प्रेम को लेके, बच्चों के प्रति प्रेम को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं। बोल नहीं पाते, शब्द नहीं होते, वो बस जिम्मेदारी के दायरे में ही आते हैं। बच्चों से, बचपन से ही बच्चे अपने फीस और किताब और जो सामान खरीदना है, इसी एरिया में फादर का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो वो एक प्रोवाइडर के रूप में ज्यादा समझ में आता है, लेकिन उसका इमोशनल अटैचमेंट या उसका इमोशनल कनेक्ट कम नजर में आता है। उसका भी अनाहत चक्र है, उस अनाहत चक्र में उसके भीतर भी प्रेम का भाव है अपने बेटे के प्रति। और जब जब फादर पॉजिटिव रहता है अपने बेटे को लेकर, तो वो बेटे के माध्यम से अपने आप को अमर ही कर रहा है। ये एक दूसरा डायमेंशन है। ये अगर फादर इसको अपने जीवन में अपनाए, इस दृष्टि से अपने बेटे को देखे, तो वो और बेटर हो सकता है। जनरली मनुष्य जीवन का लक्ष्य अमरत्व को प्राप्त करना ही है। हालांकि वो मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन आप परिवार में जब आप अपने जैसा कोई दूसरा जन्म देते हैं, अपने जैसा किसी और को ले आते हैं संसार में, ये प्रकृति आपसे काम करवाती है, तो आपसे प्रकृति ने आपके जैसा ही एक और पैदा कर दिया। तो यहां आपका काम पूरा हो गया। प्रकृति ने आपका इस्तेमाल कर लिया और आपको एक तरह से अमर कर दिया। बिकॉज यू आर नाउ लिविंग थ्रू योर सन, यू आर कंटिन्यूइंग थ्रू योर सन। सन इज फॉर यू, सन इज योर इमॉर्टल एक्सप्रेशन which he continues further. So this is one way of moving on as an immortal entity. ये एक रास्ता है जो प्रकृति के माध्यम से होता है, फिर जो शिव के संपर्क में आने से होता है, जिसे हम ध्यान धारणा का पथ कहते हैं, साधना का पथ कहते हैं। उसमें भी जो प्योर अमरत्व की बात है कि आप मुक्ति और मोक्ष के राह पे चलते हुए अमर हो जाते हैं। तो आज इतना ही, बहुत ज्यादा बात करना भी उचित नहीं है। आज के समय में इतना वक्त भी नहीं रहता, लेकिन फादर सन रिश्ते में अगर और मन किया तो मैं अगला एपिसोड भी बनाऊंगा, क्योंकि ये सबसे मिसअंडरस्टूड रिलेशन है और इस रिलेशन की प्योरिटी, इस रिलेशन की कॉम्प्लिकेशंस को मेरे ख्याल से आज तक ठीक से समझा नहीं गया है। एक चर्चित उपन्यास है वैसे, फादर्स एंड सन्स के ही नाम से, शायद तुर्गनेव का है, जिसमें काफी कुछ
मेंशन किया है लिटरेचर के दायरे में। हमारे देश में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें फादर सन के रिश्ते की कॉम्प्लिकेशन को दिखाते हुए जो द्वंद्व है वो दिखाया है, लेकिन उसमें अंत ट्रेजेडी ही रहा है, बिकॉज नोबडी एक्सप्रेस्ड द लव फॉर द अदर। खासकर सन के पॉइंट ऑफ व्यू से फादर का लव उस तक पहुंचता नहीं है, और हर बेटा ये चाहता है कि फादर उसे प्यार करे, उसी अचीवमेंट को सराहे, उसके पीठ पर हाथ फेरे, उसे शाबाशी देता रहे। ये बेटा दोनों की नजरों में ऊंचा उठते हुए चाहता है। मदर से तो मिलता है, मदर्स एक्सप्रेसिव होती है, लेकिन फादर कभी भी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसकी कमी की वजह से ही फादर और सन में दूरी बनी रहती है। तो ये दूरी को कम करना है, और हमें फादर के साथ के कॉम्प्लिकेशन को सॉर्ट आउट करते हुए इसी जन्म में हमें आगे बढ़ना है। तभी हम अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको धीरे धीरे और कम करते जाएंगे। हमारे रिलेशंस मधुर होंगे तो हमारे अंदर जो षडरिपु और अष्टपाश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, घृणा शंका लज्जा भय कुल शील मान जुगुप्सा, इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और दूसरी तरफ हम योग के पथ पे चलते हुए, साधना के पथ पे चलते हुए हम और ज्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। जैसे जैसे मन हमारा चेतना के संपर्क में आता जाएगा वैसे वैसे मन और पॉजिटिव होता जाएगा। Thank you for watching it and listening to it. Namaskar.